नमस्कार। सोचिए आपका एक बहुत पुराना भरोसेमंद दोस्त है जिसने हर मुश्किल में आपका साथ दिया है। लेकिन अब वही दोस्त एक ऐसे समूह का हिस्सा बन रहा है जो आपके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के बहुत ही करीब है। और तो और आपके जो नए दोस्त हैं जिनके साथ आजकल खूब बन रही है, वो उस पुराने दोस्त को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। भारत आज रूस के साथ कह सकते हैं कि ठीक इसी कश्मकश में फंसा है। ये एक बहुत ही सटीक उपमा है। आज हम इसी उलझे हुए रिश्ते की परतों को खोलने वाले हैं। मतलब ये दोस्ती, मजबूरी और भविष्य की अनिश्चितता की कहानी है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो भारतीय दूतावास के दस्तावेजों से लेकर थिंक टैंक्स के विश्लेषण तक फैले हुए हैं। और हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि दशकों पुरानी ये साझेदारी आज एक ऐसे मोड़ पर क्यों खड़ी है जो शायद इसका सबसे मुश्किल दौर है। बिल्कुल। और ये यूपीएससी और बीपीएससी मेंस की तैयारी करने वालों के लिए तो एक बेहद जरूरी विषय है, जहां सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि विश्लेषण की जरूरत होती है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से इसकी नींव पड़ी, शीत युद्ध का दौर। हाँ, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। 1947 में राजनयिक संबंध तो बन गए, लेकिन असली दोस्ती की परख हुई 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में। जब अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजा था, तब सोवियत संघ उसने भारत के समर्थन में अपनी परमाणु पनडुब्बियां भेजकर उसे रोका था। ये एक ऐसा पल था जिसने भारतीय मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी। और सिर्फ सैन्य मदद ही नहीं, कूटनीतिक मोर्चे पर भी। हमारे स्रोत बताते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर भारत के पक्ष में बार बार वीटो का इस्तेमाल सोवियत संघ ने ही किया था। ये वो भरोसा है जिसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। सही कहा, बिल्कुल। और इसी भरोसे की बुनियाद पर जब सोवियत संघ बिखर गया, तब भी दोनों देशों ने इस रिश्ते को बचाए रखने की कोशिश की। साल 2000 में रणनीतिक साझेदारी मतलब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा हुई। फिर 2010 में इसे और भी ज्यादा महत्व देते हुए विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया। ये शब्द सुनने में तो बहुत भारी लगते हैं। आम भाषा में इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब है कि यह रिश्ता सिर्फ लेन देन का नहीं है। इसमें एक दूसरे के मूल हितों और सुरक्षा चिंताओं का सम्मान शामिल है। और इसे पक्का करने के लिए कुछ इंतजाम भी किए गए। जैसे ये तय हुआ कि दोनों देशों के सबसे बड़े नेता हर साल मिलेंगे, जिसे वार्षिक शिखर सम्मेलन कहते हैं। और 2021 से तो विदेश और रक्षा मंत्री भी एक साथ बैठकर बात करने लगे हैं, जिसे 2+2 संवाद कहा जाता है। तो ये सब दिखाता है कि कागज पर यह रिश्ता आज भी कितना अहम है। ठीक है, तो ये तो हुई इतिहास की बात, भरोसे की बुनियाद। लेकिन कोई भी रिश्ता सिर्फ पुरानी यादों पर नहीं चलता है ना। आज ये साझेदारी किन सहारों पर टिकी है? जाहिर है सबसे पहले दिमाग में रक्षा सौदे ही आते हैं। रक्षा सहयोग हमेशा से इस रिश्ते की रीढ़ रहा है। आज भी भारतीय सेना के लगभग आप मानिए 60 से 70% उपकरण रूसी या सोवियत मूल के हैं। 2019 से 2023 के बीच भी भारत के कुल हथियार आयात का सबसे बड़ा हिस्सा यानी 36% रूस से ही आया। लेकिन अब कहानी बदल रही है। ये रिश्ता अब सिर्फ खरीदार विक्रेता का नहीं रहा। मतलब अब जोर मेक इन इंडिया पर है। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल, जिसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया और आज हम उसे दूसरे देशों को बेच भी रहे हैं। या फिर सुखोई Su-30 MKI और T-90 टैंक, जो रूस से लाइसेंस लेकर भारत में ही बनते हैं। हाल ही में अमेठी में AK-203 राइफल्स बनाने की फैक्ट्री भी इसी का एक उदाहरण है। लेकिन एक मिनट, यहीं पर मैं रोकना चाहूंगी। हमारे कई स्रोत इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि इस रीढ़ की हड्डी में अब दरारें दिखने लगी हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस से हथियारों की सप्लाई में देरी हो रही है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की किश्तों में देरी की खबरें आई हैं। क्या ये सिर्फ देरी का मामला है या भरोसे में कमी का भी? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, यूक्रेन युद्ध ने रूस की अपनी रक्षा इंडस्ट्री पर भारी दबाव डाला है, तो उनकी पहली प्रायोरिटी अपनी सेना की जरूरतें पूरी करना है। तो देरी एक व्यावहारिक समस्या है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो भारत के लिए ज्यादा चिंताजनक है। भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों के लिए फ्रांस से राफेल ले रहा है, अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन्स और इजराइल की तरफ भी देख रहा है। हम आत्मनिर्भर भी होना चाहते हैं। तो क्या भारत अब रूस के लिए उतना महत्वपूर्ण ग्राहक नहीं रहा, या शायद रूस अब भारत के लिए उतना भरोसेमंद सप्लायर नहीं रहा? दोनों बातें कुछ हद तक सही हैं। रूस देख रहा है कि भारत अब पूरी तरह उस पर निर्भर नहीं है। वहीं भारत को यह चिंता है कि रूस अपनी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी अब शायद चीन को पहले दे रहा है।
तो जहां पुराने लेगेसी सिस्टम की वजह से निर्भरता बनी हुई है, वहीं भविष्य के सौदों के लिए मुकाबला कड़ा हो गया है। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। तो एक तरफ रक्षा संबंध है, जो इस रिश्ते की ऐतिहासिक नींव तो है, पर अब उनमें वो पहले वाली गर्मी नहीं रही। लेकिन कमाल की बात यह है कि जहां एक खंभा थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, वहीं एक दूसरा खंभा यानी अर्थव्यवस्था और ऊर्जा वो रातों रात आसमान छूने लगा है। और इसकी वजह है तेल। बिल्कुल बिल्कुल। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए और उसका तेल खरीदना बंद कर दिया। रूस को बाजार चाहिए था और भारत को सस्ता तेल। यह एक ऐसा मौका था जिसे भारत ने कह सकते हैं कि दोनों हाथों से लपका। युद्ध से पहले रूस से हमारा तेल आयात 1% से भी कम था। आज यह बढ़कर 35% से ज्यादा हो गया है। इसने न सिर्फ भारत को महंगाई से बचाया है, बल्कि इस रिश्ते का पूरा समीकरण ही बदल दिया है। आंकड़े तो हैरान करने वाले हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार 68.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया और लक्ष्य 2030 तक 100 बिलियन डॉलर का है। लेकिन इन बड़े बड़े नंबरों के पीछे एक बहुत बड़ी समस्या छिपी है ना? हाँ, और यह इस रिश्ते की सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती है। इस 68.7 बिलियन डॉलर के व्यापार में भारत का आयात यानी रूस से खरीदा गया सामान करीब 63.8 बिलियन डॉलर का है, जिसमें ज्यादातर कच्चा तेल है। वही हमारा निर्यात यानी जो सामान हम रूस को बेचते हैं वो 5 बिलियन डॉलर से भी कम है। यह एक बहुत बड़ा व्यापार असंतुलन है। और इसी से रुपए की अधिकता या रुपी सरप्लस वाली समस्या पैदा हुई है, जिसके बारे में काफी चर्चा हो रही है। ये क्या है, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। देखिए, पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के लिए भारत और रूस ने डॉलर की जगह रूबल में व्यापार करना शुरू किया। अब भारत ने रूस से इतना ज्यादा तेल खरीद लिया कि रूस के पास अरबों रुपए जमा हो गए। लेकिन दिक्कत यह है कि रूस इन रुपयों का क्या करे? वो भारतीय रुपए से किसी और देश से तो कुछ खरीद नहीं सकता, और भारत से इतना कुछ खरीदने के लिए है नहीं कि वो सारे रुपए खर्च हो जाएं। तो एक तरह से रूस के अरबों रुपए भारत में फंस गए हैं। बाप रे, ये तो एक अजीब सी स्थिति है। मतलब भारत को सस्ता तेल तो मिल रहा है, जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी है, लेकिन हम इसकी कीमत एक ऐसी करेंसी में चुका रहे हैं जिसे रूस इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा है। ये कोई मामूली वित्तीय समस्या नहीं है, ये एक भू राजनीतिक पहेली बन गई है। बिल्कुल, और इस पहेली को सुलझाना दोनों देशों के लिए जरूरी है। खैर, ऊर्जा में सिर्फ तेल ही नहीं है। तमिलनाडु का कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट दशकों से रूसी सहयोग का प्रतीक रहा है, और अंतरिक्ष में भी भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के लिए हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को रूस में ही ट्रेनिंग दी गई है। तो सहयोग के क्षेत्र कई हैं, लेकिन फिलहाल सबकी नजरें तेल और रुपए की इस गुत्थी पर टिकी हैं। यहाँ से बात और भी ज्यादा पेचीदा हो जाती है। यूक्रेन संघर्ष ने इस रिश्ते को पूरी दुनिया की नजरों में ला दिया है। एक तरफ भारत के नए दोस्त हैं अमेरिका और यूरोप, जो रूस को अलग थलग करना चाहते हैं। दूसरी तरफ भारत का पुराना दोस्त रूस है। भारत ने इस आग पर चलते हुए अपना संतुलन कैसे बनाया है? भारत की विदेश नीति इस समय, आप समझिए, एक ऐसी शादी में मेहमान की तरह है जहां दूल्हा और दुल्हन के माँ बाप एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे हैं। भारत को दोनों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने हैं, दोनों की प्लेट से खाना है और किसी को नाराज भी नहीं करना है। इसी को किताबी भाषा में रणनीतिक स्वायत्ता या स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं। इसका मतलब है कि भारत ने किसी का पक्ष नहीं लिया। ठीक है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में रूस की निंदा करने वाले किसी भी प्रस्ताव पर वोट नहीं किया। हमने हमेशा कहा कि बातचीत और कूटनीति से मसला सुलझाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से सार्वजनिक तौर पर कहा कि ये युद्ध का युग नहीं है। ये एक बहुत सधा हुआ संदेश था। हमने पश्चिमी प्रतिबंधों में भी हिस्सा नहीं लिया और अपने राष्ट्रीय हित को देखते हुए रूस से तेल खरीदना जारी रखा। लेकिन इसकी कीमत तो चुकानी पड़ती होगी। अमेरिका और पश्चिमी देश इससे खुश तो नहीं होंगे। बिल्कुल खुश नहीं हैं, लेकिन वे भारत की मजबूरियों और उसके महत्व को समझते भी हैं। वे जानते हैं कि भारत को नाराज करके वो उसे रूस और चीन के और करीब ढकेल देंगे, जो वे बिल्कुल नहीं चाहते। तो वे नाखुश हैं पर चुप हैं। यही भारत की कूटनीति की सफलता है। लेकिन एक चुनौती ऐसी है जिससे शायद भारत भी मुंह नहीं मोड़ सकता। रूस और चीन की बढ़ती नजदीकी, ये तो भारत के लिए सीधे सीधे खतरे की घंटी है। ये आज के समय में इस रिश्ते की सबसे बड़ी और सबसे जटिल चुनौती है। पश्चिम से अलग थलग पड़ चुका रूस आज आर्थिक और तकनीकी रूप से चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गया है। ये भारत के लिए एक रणनीतिक दुष्स्वप्न जैसा है। भारत की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर भविष्य में चीन के साथ हमारा कोई बड़ा टकराव होता है
तो क्या रूस तटस्थ रह पाएगा या उसे चीन का साथ देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? ये तो बहुत गंभीर सवाल है। तो भारत इस स्थिति में कर क्या रहा है? भारत की कोशिश है कि रूस को अपने साथ जोड़े रखा जाए, उसे विकल्प दिए जाएं ताकि वो पूरी तरह से चीन के पाले में न चला जाए। भारत यह समझता है कि रूस को दुनिया से काटने का नतीजा ये होगा कि वो चीन का एक जूनियर पार्टनर बनकर रह जाएगा, जो भारत के लिए बहुत खतरनाक होगा। इसीलिए भारत पश्चिम के दबाव के बावजूद रूस से रिश्ते बनाए हुए है। ये तो एक अविश्वसनीय जगलिंग एक्ट लगता है। एक तरफ हम अमेरिका के साथ क्वाड में हैं, जो चीन को रोकने के लिए है। दूसरी तरफ हम रूस से S-400 खरीद रहे हैं, जिससे अमेरिका नाराज है और कैट्सा जैसे प्रतिबंधों की धमकी देता है। ये सब एक साथ कैसे चल सकता है? कहीं ना कहीं तो तार टूटेंगे। यही आज की बहुध्रुवीय दुनिया की हकीकत है और यही भारतीय विदेश नीति की सबसे बड़ी परीक्षा भी। अब दुनिया किसी एक या दो गुटों में नहीं बटी है। भारत का मानना है कि हम अपनी विदेश नीति अपनी शर्तों पर चलाएंगे। हम हर देश के साथ अपने हितों के हिसाब से संबंध रखेंगे। ये मुश्किल है, इसमें रोज नई चुनौतियां आती हैं, लेकिन फिलहाल भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए यहाँ से ये रिश्ता किस ओर जाएगा? क्या ये एक नियंत्रित गिरावट है, जैसा कि कुछ विशेषज्ञ मानते हैं, या इसे नए सिरे से संवारा जा रहा है? ये नियंत्रित गिरावट, इससे उनका क्या मतलब है? देखिए, नियंत्रित गिरावट का मतलब ये नहीं कि दोस्ती खत्म हो रही है। इसका मतलब है कि दोनों देश मन ही मन ये समझ रहे हैं कि अब वे एक दूसरे के लिए उतने अहम नहीं रहे जितने शीत युद्ध के समय थे। दुनिया बदल गई है, प्राथमिकताएं बदल गई हैं, इसलिए वे इस रिश्ते को धीरे धीरे बिना किसी बड़े झटके के एक नई, कम महत्वपूर्ण लेकिन व्यावहारिक भूमिका में ढाल रहे हैं। मतलब अब भावनाओं से ज्यादा जरूरत पर जोर है। तो अगर इस रिश्ते को बचाना है तो इसे सिर्फ रक्षा और तेल से आगे जाना होगा। वो नए क्षेत्र कौन से हो सकते हैं? बिल्कुल, भविष्य इसी पर निर्भर करेगा। सबसे पहले तो व्यापार असंतुलन को ठीक करना होगा। रूस के पास जो अरबों रुपए जमा हैं, उन्हें भारतीय बॉन्ड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश करने के रास्ते खोजने होंगे। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत तेज करनी होगी ताकि भारतीय सामान के लिए रूस का बाजार खुल सके। और कनेक्टिविटी, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा और चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारे की भी बहुत बात होती है। हाँ, ये परियोजनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ व्यापार के रास्ते नहीं है, ये चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक रणनीतिक जवाब भी है। ये रूस को भारत के जरिए दुनिया से जुड़ने का एक और विकल्प देते हैं, जिससे चीन पर उसकी निर्भरता कम हो। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, फार्मा और सबसे जरूरी, लोगों के बीच आपसी संपर्क, पर्यटन और शिक्षा में सहयोग बढ़ाना होगा, ताकि जो ऐतिहासिक सद्भावना है वो अगली पीढ़ी में भी बनी रहे। तो ये साफ है कि भारत रूस संबंध किसी सीधी रेखा में नहीं चल रहे हैं। ये ऐतिहासिक विश्वास, आज की मजबूरियों और भविष्य की अनिश्चितताओं का एक बहुत ही जटिल मिश्रण है। यह सिर्फ हथियारों और तेल की कहानी नहीं है, बल्कि तेजी से बदलती दुनिया में अपनी जगह और अपनी स्वायत्तता बनाए रखने की भारत की कोशिश की कहानी है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। ये एक ऐसी साझेदारी है जिसने कई तूफानों का सामना किया है, लेकिन अब इसे एक नए तरह के तूफान का सामना करना पड़ रहा है, जो अंदरूनी भी है और बाहरी भी। इसकी भविष्य की प्रासंगिकता इसी बात पर निर्भर करेगी कि यह नई हकीकतों और चुनौतियों के साथ कितनी जल्दी और कितनी समझदारी से तालमेल बिठाती है। यह रिश्ता बदलाव के एक निर्णायक दौर से गुजर रहा है, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। आज की इस गहरी चर्चा के बाद हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं, जिस पर वे सोच सकते हैं। जैसे जैसे भारत पश्चिम के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है और रूस चीन के साथ अपनी दोस्ती को गहरा कर रहा है, क्या मॉस्को भविष्य में नई दिल्ली के लिए एक विश्वसनीय और तटस्थ भागीदार बना रह सकता है, या इस बढ़ती शक्ति प्रतिस्पर्धा में भारत को अंततः एक मुश्किल विकल्प चुनना ही होगा?